आज हम विद्या भारती की वीडियो ऑनलाइन क्लास में कक्षा 11 का विषय जीव विज्ञान पाठ जीव जगत जो हम पढ़ रहे हैं उसमें हम जीव जगत में विविधता के बारे में पढ़ेंगे। जीवों के वर्गीकरण के पदानुक्रम के बारे में पढ़ेंगे। वर्गीकरण क्या है, वर्गीकरण की क्या आवश्यकताएं हैं। तो हम पढ़ते हैं जीव जगत में विविधता। तो सबसे पहले पढ़ते हैं इसके अंतर्गत कि जैव विविधता क्या है। आप सभी जानते हैं कि पृथ्वी पर कितने प्रकार के जीव जंतु पाए जाते हैं, छोटे कीड़े मकोड़ों से लेकर हाथी, ब्लू व्हेल, जलीय मछली, यानी छोटे छोटे जो कीड़े मकोड़े होते हैं, सूक्ष्म जीव होते हैं, वो उनसे बड़े, बहुत ज़्यादा बड़े हाथी हैं, ब्लू व्हेल हैं। तो ऐसे पौधे भी होते हैं, छोटी घासीय पौधे, शिवालीय पौधे, बड़े बड़े 100 मीटर लंबे रेडवुड पौधे, ये सारे पौधे और जो जंतु इस प्रकृति में पाए जाते हैं बहुत ज़्यादा संख्या में पाए जाते हैं। तो जैव विविधता किसे कहते हैं, मतलब जो इनमें सभी जीव दिखने में एक जैसे नहीं होते, सब में अंतर दिखाई देता है। सब जीवों में अलग अलग प्रकार की संरचना होती है, अलग अलग प्रकार के कार्य करते हैं, उनमें कार्य के परिवर्तन अंतर दिखाई देते हैं, संरचनात्मक अंतर दिखाई देते हैं। तो जैव विविधता किसे कहते हैं, पृथ्वी पर पाए जाने वाले समस्त जीव जातियों की संख्या, जितनी भी समस्त जीव जातियाँ जो एक दूसरे से दिखने में अलग हैं, वो सभी जीव जातियाँ क्या कहलाती है, प्रकार है, वो जैव विविधता कहलाती है। तो वो जितने प्रकार की, तो विविधता मतलब अंतर, तो उनमें जितनी भी जातियां हैं उनकी संख्याएं, उनके प्रकार, उसको क्या बोलते हैं, जैव विविधता। यानी जीवों में जो अंतर दिखाई देते हैं जिससे वो अलग अलग जातियों में गिने जाते हैं, तो उन जातियों की संख्या को हम क्या बोलते हैं, जैव विविधता कहते हैं। अब जैसे आम की बात करते हैं। आम की कितनी जातियां पाई जाती हैं, आम अनेक प्रकार की जातियां होती हैं। आम आप बाज़ार में देखते हो, आम की कितनी प्रजातियां पाई जाती हैं। तो इस प्रकार से एक जाति के भी अनेक प्रकार के रूप होते हैं। आम की कितनी जातियां हैं, ऐसे मिर्ची की अनेक जातियां हैं। तो पृथ्वी पर जो जीवों की संख्या है, जो पृथ्वी पर कितने जीव, लगभग 1.7 से 1.8 मिलियन जीवों की जातियां पाई जाती हैं। 1.7 से 1.8 मिलियन जीव की जातियां हैं वो पृथ्वी पर पाई जाती हैं। ठीक है, तो उनमें से भी अब 1.7 से 1.8 मिलियन जो जीवों की जातियां पाई जाती है पृथ्वी पर, अब इनमें भी क्या होता है कि इनमें भी लगभग 70%, मतलब इनका 70% क्या है, जंतु हैं। जितनी जातियां उनमें 70% जंतु हैं और 22% है वो पादप हैं और सूक्ष्म जीव हैं वो 8% हैं। तो मतलब सबसे ज़्यादा क्या है, छोटे से जंतु से लेके बड़े से जंतु वो 70% है, पादप जातियाँ वो लगभग 22% है, सो छोटे बहुत ज़्यादा सूक्ष्म जीव है वो 8% है। अब इन 70% में से 70% कौन पाए जाते हैं, जो कीड़े मकोड़े हैं। 70% कौन होते हैं, कीड़े मकोड़े, जो आर्थ्रोपोडा संघ के जंतु हैं। तो इसलिए हम आगे पढ़ेंगे, आगे जब आगे पाठ पढ़ेंगे वर्गीकरण जीवों के, तो उसमें पढ़ेंगे कि आर्थ्रोपोडा इस पृथ्वी पर पाया जाने वाला सबसे बड़ा संघ है। तो वो कौन सा है, आर्थ्रोपोडा, जिसमें कीड़े मकोड़े आते हैं। तो ये आर्थ्रोपोडा संघ पृथ्वी का सबसे बड़ा संघ है। तो ये तो बात हो गई जैव विविधता की। अब बात करते हैं वर्गीकरण किसे कहते हैं, कि वर्गीकरण क्या है। अब देखो, इतने हमने पढ़ा है कि 1.7 से 1.8 मिलियन जंतु पृथ्वी पर पाए जाते हैं, जीव पाए जाते हैं, जिसमें कई पौधे और जंतु हैं। अब उन सब का अलग अलग अध्ययन करना तो आसान है नहीं कि 1.7 से 1.8 मिलियन जीवों को हम अलग अलग पढ़ें, उनका अलग अलग अध्ययन करें, तो वो संभव है नहीं। तो इसलिए क्या करते हैं
कि जो जीव जंतु होते हैं जिनमें संरचनात्मक या कार्य की लक्षणों के आधार पर उनके समूह बनाए जाते हैं, अलग अलग वर्गों में उनको रखा जाता है, अलग अलग समूह बनाए जाते हैं। तो ये जो समूह बनाने की प्रक्रिया है ताकि उनका अध्ययन एक साथ किया जा सके, तो उसे बोलते हैं वर्गीकरण। तो वर्गीकरण की परिभाषा क्या हुई? समान कार्य की या संरचनात्मक लक्षणों के आधार पर, वो चाहे वो कार्य के आधार पर हो चाहे संरचना के आधार पर, जिनमें समानता होती है, उस आधार पर जीवों को अलग अलग वर्गों में रखा गया है, जिसे हम क्या बोलते हैं? वर्गीकरण। अब वर्गीकरण की आवश्यकता क्यों पड़ी? मैंने कहा कि इनका सबका अध्ययन अलग अलग करना तो समय बहुत ज़्यादा लगेगा और सारा याद भी नहीं रहेगा, इसलिए वर्गीकरण की आवश्यकता क्यों पड़ी? कि वर्गीकरण जीवों के अध्ययन को सरल बनाने का तरीका है, जिससे अध्ययन वो क्या हो जाए? सरल, जिससे जीवों के बारे में कम समय में आसानी से अधिक अध्ययन किया जा सके। इसलिए जीवों का क्या किया जाता है? वर्गीकरण किया जाता है। तो ये तो वर्गीकरण की आवश्यकता होगी। वर्गीकरण क्या है? वर्गीकरण की क्या आवश्यकता है? जैव विविधता किसे कहते हैं? अब बात करते हैं कि वर्गीकी क्या है। टेक्सोनोमी परिभाषाएं हैं कि टेक्सोनोमी किसे कहते हैं। तो टेक्सोनोमी मतलब कोई भी जीव है, आपको उसका वर्गीकरण करना है तो उसके लिए आप क्या करेंगे? तो वर्गीकी या टेक्सोनोमी किसे कहते हैं? कि पहले कोई जीव है, जीव की पहचान करना, जीव की पहचान होगी, उसका नामकरण करना, नामकरण के बाद में उसका वर्गीकरण करना। ये प्रक्रिया क्या कहलाती है? टेक्सोनोमी कहलाती है। तो जीवों की पहचान करके उसके नामकरण व वर्गीकरण की जो प्रक्रिया है उसको क्या बोलते हैं? टेक्सोनोमी बोलते हैं, उसको वर्गीकी में बांटना। अब बात करते हैं कि टेक्सा क्या है। वर्गों की वैज्ञानिक शब्दावली को टेक्सा कहते हैं। अलग अलग वर्ग हैं, अलग अलग क्या है? सारे वर्ग हैं। अब उनको जो वर्ग हैं उनको हम वैज्ञानिक शब्दावली को टेक्सा कहते हैं। जैसे पौधा भी एक टेक्सा है, कुत्ता भी एक टेक्सा है, एक वर्ग है। तो उनको सबको एक टेक्सा मान के अलग अलग वर्गों में विभाजन करना। तो गेहूँ है, चावल है, पौधे हैं, जंतु हैं, इनको सबको क्या माना गया? एक टेक्सा माना गया है। तो टेक्सा है वो विभिन्न स्तर पर सही वर्गों को बताता है। पौधे भी एक टेक्सा है, गेहूँ भी एक टेक्सा है, इस प्रकार जंतु, स्तनधारी, कुत्ता, ये सभी क्या है? टेक्सा है। तो इस प्रकार से ये वर्गों की वैज्ञानिक शब्दावली को ही क्या बोलते हैं? टेक्सा कहते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं। वर्गीकरण पद्धति सिस्टेमेटिक्स किसे कहते हैं? तो जो सिस्टेमेटिक शब्द है उसका जो प्रतिपादन है वो जो बना है वो किससे बना है? सिस्टेमा शब्द से। सिस्टेमा शब्द से बना, जिसका अर्थ होता है जीवों की नियमित व्यवस्था। सिस्टम है ना, एक सिस्टम। तो जीवों की एक नियमित व्यवस्था जिससे उनका अध्ययन आसान होता है और होता है। तो अतः जीव विज्ञान की, अब सिस्टेमेटिक्स की परिभाषा, ये तो शब्द से बना, कोई परीक्षा में पूछ लेगी सिस्टेमेटिक शब्द किससे बना है? तो सिस्टेमा शब्द से बना, लैटिन भाषा का शब्द है, इटालियन भाषा का शब्द है, जिसका अर्थ होता है जीवों की नियमित व्यवस्था। तो सिस्टेमेटिक्स किसे कहते हैं? तो जीव विज्ञान की एक शाखा है जिसमें जीवों की विविधता का अध्ययन किया जाता है, विभिन्न जीवों के मध्य संबंधों का अध्ययन किया जाता है, उसे हम क्या बोलते हैं? सिस्टेमेटिक्स। तो ये एक जीव विज्ञान की शाखा है जिसमें जीवों के विविधता का, जीवों के मध्य संबंधों का अध्ययन किया जाता है। उस विज्ञान की शाखा को क्या बोलते हैं? सिस्टेमेटिक्स कहते हैं। तो ये अब वर्गीकरण पद्धति के बाद में हम पढ़ते हैं कि द्विनाम पद्धति क्या है। अब देखो, अनेक जीव हैं इस पृथ्वी पर और उन जीवों के स्थानीय नाम अलग अलग होते हैं। स्थानीय नाम हर चीज़ का क्या होता है? अलग अलग। अब भारत में भी अलग अलग जगह पर अलग अलग जीवों को अलग अलग नामों से जाना जाता है, और विश्व में भारत में किसी जीव को अलग नाम से जाना जाता है, अमेरिका में अलग नाम से जाना जाता है। तो इस प्रकार से ये जो दुविधा हो जाती है कि अगर हम मान लीजिए अमेरिका चले गए और वहाँ पे जाके आम मांगेंगे, हम यहाँ पे इंडिया में इसे आम बोलते हैं, अमेरिका में आप जाके कहोगे कि आम दीजिए तो वहाँ पे आम नहीं मिलेगा आपको, कि वो जानते नहीं है कि आम क्या है। तो वहाँ पर उसको हम किस नाम से जाने? तो मतलब वैज्ञानिकों ने क्या है, एक नाम पद्धति विकसित की, जिस और नाम पद्धति देने वाले वैज्ञानिक थे द्विनाम पद्धति, जिनका नाम था कैरोलस लिनियस। इन्होंने द्विनाम पद्धति विकसित की, प्रतिपादित की।
जिसके अनुसार कोई भी जीव है, चाहे वो पादप है चाहे वो जंतु है, उसको विश्व में कहीं भी चले जाएं, अमेरिका, जर्मनी, इटली, जापान, कहीं भी चले जाएं, भारत, उसका जो वैज्ञानिक नाम है, वानस्पतिक नाम है, जैविक नाम है, वो एक ही रहता है। जैसे आम होता है, आम का वैज्ञानिक नाम है मेंजीफेरा इंडिका। तो अगर आप अमेरिका में जाके कहोगे मेंजीफेरा इंडिका दीजिए तो वो आपको आम देगा। जर्मनी में कहोगे, क्योंकि वो नाम जो एक वैज्ञानिक नाम है वो पूरे विश्व में एक ही नाम होता है, कोई भी जंतु हो, कोई भी पौधा हो उसका। तो द्विनाम पद्धति, तो जो एक समस्या थी कि जो अलग अलग देशों में जीवों को अलग अलग नाम से जानने की, तो ये एक पद्धति है जिससे सभी देशों में किसी भी जीव को एक ही नाम से जाना जाता है। तो प्रत्येक जीव का एक मानक जैविक नाम होता है जिससे उसे पूरे विश्व में एक ही नाम से जाना जाता है। इस नामकरण प्रक्रिया को नाम पद्धति कहते हैं, जिसे द्विनाम पद्धति के नाम से जाना जाता है। तो ये दो नामों से बन के बड़ा होता है। पहला जो नाम है, जैसे ये मेंजीफेरा इंडिका है, तो इसमें जो पहला पद है, दो पद है इसमें। पहला पद होता है वंश। पहला पद कौन सा होता है? वंश, जीनस, जिसे हम जीनस बोलते हैं। और दूसरा शब्द होता है जाति, स्पीशीज। मतलब दो शब्दों से मिलकर बना होता है कोई भी वैज्ञानिक नाम है। पहला शब्द किसको व्यक्त करता है? वंश को, जीनस को। दूसरा शब्द किसको व्यक्त करता है? जाति को। तो जब आम का वैज्ञानिक नाम लिखेंगे तो मेंजीफेरा इंडिका होगा। मटर का होता है तो पाइसम सेटाइवम होता है, पाइसम सेटाइवम। तो पाइसम उसका वंश है, सेटाइवम उसकी जाति है। तो इस प्रकार से जीवों को वंश और जाति के दो शब्दों से उसको बनाया जाता है, किसी भी वैज्ञानिक नाम को, जिसे पूरे विश्व में एक ही नाम से जाना जाता है। तो इसके लिए भी दो अलग अलग संस्थाएं प्रतिपादित हैं, बनाई गई हैं। एक होती है ICBN, इसमें जितने भी पौधे होते हैं उनका नामकरण किया जाता है, इसका ICBN। और एक होती है ICZN। तो ICBN का पूरा नाम है, आई का इंटरनेशनल कोड ऑफ बॉटनिकल, बॉटनिकल मतलब वनस्पति विज्ञान यानी पादपों संबंधित, और नोमेनकल्चर। और इसमें बी की जगह क्या होता है? जेड, जेड मतलब जूलॉजिकल, जंतु विज्ञान संबंधी। तो पौधों संबंधी जो विज्ञान के पौधे का जो वैज्ञानिक नाम प्रतिपादन करता है, कौन करता है? ICBN। और ICZN है, वो जंतु संबंधी पौधों को व्यक्त करते हैं। तो द्विनाम पद्धति कैरोलस लिनियस ने व्यक्त की, उसमें क्या है? कोई भी जीव का जो मानक नाम एक ही रखा जाता है, जो पूरे विश्व में उसी नाम से जाना जाता है। वो दो शब्द होते हैं, उसमें एक वंश और दूसरा कौन सा होता है? जाति। अब द्विनाम पद्धति पे कुछ नियम है, उसी नियमों के अंतर्गत जंतुओं के उनके नाम लिखे जाते हैं, उनका नामकरण किया जाता है। तो उनका नियम क्या है कि द्विनाम पद्धति है वो लैटिन भाषा में होते हैं। जैविक नाम जितने भी होते हैं, कोई भी जंतु का वानस्पतिक नाम है, जैविक नाम है, वो कौन सी भाषा में होता है? लैटिन भाषा में। और लैटिन भाषा में जो अक्षर होते हैं वो तिरछे लिखे जाते हैं तथा तिरछे अक्षरों में लिखे जाते हैं। अक्षर है वो सीधे नहीं लिख के थोड़ा सा क्या लिखते हैं, ऐसे तिरछे लिखे जाते हैं लैटिन भाषा में। अब पहला नियम तो ये हो गया। दूसरा, जैविक नाम में पहला शब्द अभी हमने पढ़ा कि पहला शब्द हमेशा कौन सा होता है? वंश लिखा जाता है। और दूसरा शब्द जाति संकेत पद होता है। और तीसरा कि जैविक नाम को जब हाथ से लिखते हैं, एक तो हाथ से लिखा जाता है, एक हम कंप्यूटर से छापते हैं। तो जब हाथ से लिखते हैं तो दोनों शब्द, जैसे मेंजीफेरा इंडिका है तो इसको अलग अलग क्या करते हैं? अंडरलाइन करते हैं। तो अलग अलग रेखांकित किया जाता है, अथवा छपाई कराते हैं तब उनको क्या करते हैं? तिरछा लिखा जाता है, जो लैटिन उद्भव को प्रदर्शित करता है कि वो ये पहचान है कि वो लैटिन भाषा के शब्द हैं। फिर चौथा नियम है कि पहला अक्षर जो वंश को व्यक्त करता है, जैसे MENGFERA
INDICA। तो बेंजीफेरा जैसे इंडिका लिखा हुआ है। तो पहला अक्षर जो वंश नाम को बताता है, पहला पूरा शब्द है वो किसको बताता है? वंश को। और बड़े अक्षर में होना चाहिए, तो इसका जो पहला कैपिटल लेटर पहला क्या होना चाहिए? कैपिटल होना चाहिए। और जबकि जाति पद के सारे लेटर पहला हो चाहे लास्ट के सारे हो क्या होते हैं? स्मॉल लेटर में प्रदर्शित किए जाते हैं। और इसमें एक बात और ध्यान में देनी है कि कई जगह पे, सभी जगह नहीं मिलता, लेकिन ज़्यादातर क्या है, जो पुस्तकें होती हैं वैज्ञानिकों द्वारा लिखी हुई, उनमें जातीय संकेत पद के पश्चात लेखक का नाम संक्षेप में लिखा जाता है कि जिसने उसका नामकरण किया उस वैज्ञानिक का नाम है वो शॉर्ट में लिखा जाता है। जैसे बेंजीफेरा इंडिका, आगे ब्रैकेट में लिखा है लिन। लिन का मतलब केरोलस लीनियस, कि इसका नामकरण किसने किया? केरोलस लीनियस ने। ये वैज्ञानिक का नाम, लीनियस का नाम शॉर्ट में लिन लिखा हुआ मिलता है। तो इस प्रकार से द्विनाम पद्धति में जीवों के नामकरण किए जाते हैं ताकि विश्व में उसे एक ही नाम से जाना जा सके। अब हम आगे बढ़ते हैं वर्गीकृत संवर्ग कि जो वर्गीकरण करते हैं जंतुओं का, वो एक इकाई या एक एकल सोपान प्रक्रम नहीं होता। इसमें क्या होते हैं? पदानुक्रम सोपान होते हैं, मतलब एक पद दूसरे पद के क्रम में चलता है, यानी एक क्रम होता है, उनका एक निर्धारित क्रम होता है जिसके अंतर्गत ही उनका वर्गीकरण किया जाता है। तो वर्गीकरण एक सोपान प्रक्रम नहीं बल्कि इसमें पदानुक्रम सोपान होते हैं, जिसमें प्रत्येक सोपान पद अथवा वर्ग को प्रदर्शित, ये जितने भी सोपान हैं ये प्रत्येक एक वर्ग को प्रदर्शित करते हैं। जैसे ये वर्ग है तो वर्गीकरण करते हैं, तो जैसे जटिल से सरल की ओर, या नीचे से ऊपर जाते हैं तो सरल से जटिल की ओर। तो चूंकि संवर्ग समस्त वर्गीकी की व्यवस्था बनाते हैं इसलिए इसे वर्गीकी संवर्ग कहते हैं। तो चूंकि संवर्ग समस्त वर्गीकी का सभी जीवों की व्यवस्था बनाते हैं जिससे अध्ययन आसान हो, इसलिए इसे वर्गीकी संवर्ग कहा जाता है। तो अलग अलग संवर्ग बनाए गए, प्रत्येक संवर्ग है वो वर्गीकरण की इकाई को प्रदर्शित करता है। और जितने भी संवर्ग है, जगत है, संघ है, वर्ग है, गण है, कुल है, वंश है, जाति है, ये जितने भी संवर्ग बने हैं ये प्रत्येक एक इकाई कहलाता है। और प्रत्येक इकाई पद को वर्ग कहते हैं। और प्रत्येक इकाई, जैसे जगत है तो ये एक टेक्सोन है, संघ है तो ये एक टेक्सोन है, वर्ग है तो ये एक टेक्सोन है, गण है तो एक, मतलब ये अलग अलग। तो और इनका जो क्रम होता है वो भी निश्चित होता है कि जैसे हम जब इसको पढ़ते हैं इनका क्रम निश्चित है कि सबसे ऊपर जगत है, जगत के बाद में संघ आता है, संघ के बाद में वर्ग आता है। जगत मतलब पूरा जगत है जिसमें पादप और जंतु सभी आते हैं। फिर उन्हें संघों में विभाजित किया जाता है, तो संघ 2 है, एक जंतु, फिर उन्हें विभाजन करते हैं। तो एक संघ, इसमें एक चीज़ ध्यान रखने की बात है कि जैसे एक संघ होता है और एक डिवीज़न होता है। तो संघ शब्द वो जंतुओं के लिए उपयोग में लिया जाता है, इसलिए इनको अलग अलग लिखा है, दोनों एक ही चीज़। लेकिन जब हम जंतुओं की बात करते हैं तो संघ शब्द का उपयोग करते हैं, फाइलम शब्द का उपयोग करते हैं। और जब पादपों की बात करते हैं तो उसमें हम भाग या डिवीज़न शब्द का उपयोग करते हैं। वैसे दोनों चीज़ क्या होती हैं? एक ही। फिर इनको वर्ग में विभाजित किया जाता है, तो वर्ग होते हैं। वर्ग को फिर गण में, गण को हम कुल में, कुल को वंश में, वंश को जाति में। तो कहने का मतलब जब हम नीचे से जाते हैं तो जीवों में समानताएं बढ़ती जाती हैं, और नीचे से ऊपर जाते हैं तो जटिलता बढ़ती कि एक जगत में तो पौधे भी आ जाते हैं, जंतु भी आते हैं। पौधे और जंतु में वैसे देखें तो कोई संबंध नहीं, पौधे अलग हैं, जंतु अलग हैं। तो इस प्रकार से जब हम पढ़ते हैं तो सरल से जैसे जटिल की ओर पढ़ते हैं, तो सबसे पहले जैसे आता है जाति, स्पीसीज। तो जाति मतलब स्पीसीज, वंश, जीनस, तो जाति। तो जाति किसे कहते हैं? जाति क्या है? तो जीवों के बहुत ज़्यादा मौलिक समानताएं जब जीवों में पाई जाती है, जो जीव आपस में क्या कर सकते हैं, दिखने में एक जैसे होते हैं, जिनमें जनन करने की क्षमता होती है, वो एक वर्ग में रखे जाते हैं। उस वर्ग को क्या बोलते हैं? जाति बोलते हैं। जिन जीवों में बहुत ज़्यादा समानता होती है, जो आपस में जनन कर सकते हैं, उन्हें हम क्या बोलते हैं? एक जाति कहते हैं।
तो वर्गीय अध्ययन में जब हम जाति की बात करते हैं तो जाति में वे जीव आते हैं जिनमें बहुत ज़्यादा समानताएं होती हैं, जिनमें आपस में जनन करने की क्षमता होती है। जैसे मनुष्य है, कुत्ता है, तो कुत्ता एक अलग जाति है, मनुष्य अलग जाति है। ठीक है, तो ये बात हो गई जाति की। अब जाति के बाद में आते हैं वंश। तो वंश में संबंधित स्पीशीज का एक वर्ग होता है जिनमें ऐसी जाति के जो जीव है जिनमें आपस में समानताएं दिखाई देती हैं। जैसे शेर है, हम जैसे शेर का उदाहरण लेते हैं। शेर का नाम क्या है? पैंथेरा लियो। शेर का नाम क्या है? पैंथेरा लियो। चीता का नाम क्या है? चीता का नाम होता है पैंथेरा पार्डस या पैंथेरा टिग्रिस। तो इनमें वंश, ये जाति अलग अलग है। शेर की जाति अलग है, चीता की जाति अलग है, लेकिन इनका जो वंश है, इसका भी पैंथेरा है, इसका भी पैंथेरा है, तो वंश एक ही है। मतलब इनमें अन्य जीवों की तुलना में समानताएं आपस में ज़्यादा है, इसलिए इनको क्या रखा गया? एक वंश में। तो समझने की बात ये है कि जैसे जैसे हम ऊपर जाएंगे तो उनमें जटिलता, जीवों की संख्या बढ़ती जाएगी। इस जाति में सबसे कम जीव आते हैं, फिर वंश में जाएंगे तो जीवों की संख्या और बढ़ेगी, कुल में जाएंगे और बढ़ेगी। तो मतलब नीचे से ऊपर के जा रहे हैं तो जटिलता बढ़ती जा रही है। वंश के बाद में कुल आते हैं, तो कुल में है, तो कुल में जो संबंधित वंश होते हैं उनको एक जगह रखा जाता है। वंश में किसको रखा है? संबंधित जातियों को, जिनमें जातियाँ में ज़्यादा समानताएं होती हैं, उन्हें एक जातियों को एक वंश में रखा जाता है। और वंश में जाते हैं तो वंश के बाद में जिन वंशों में समानताएं होती हैं उनको एक कुल में रखा जाता है। कुलों में जो समानताएं होती हैं उनको एक गण में रखा जाता है। एक गण में जो समानताएं होती हैं उनके लिए वर्ग बनाया गया। वर्ग में फिर जंतु वर्गों को अलग रखा गया है, पादप वर्गों को अलग रखा गया है। फिर जगत है तो जगत में सबको एक माना जाता है। तो इस प्रकार से जीवों का एक निश्चित क्या है? एक सोपान है, सोपान का पदानुक्रम है, जिसमें प्रत्येक सोपान है वो एक वर्ग को या एक संवर्ग को प्रदर्शित करता है। चूँकि संवर्ग समस्त वर्गीकी की व्यवस्था बनाते हैं, इसलिए वर्गीकी संवर्ग कहते हैं। तो प्रत्येक संवर्ग की जो इकाई है उसे हम एक पद या एक टैक्सॉन माना जाता है। तो इस प्रकार से हम इस पाठ में इनका कोई विशेष ज़्यादा नहीं है, बस ये इनका पदानुक्रम ध्यान रखना है और बाकी हम अगले वीडियो में बात करेंगे। थोड़ा सा पाठ रहा है जो अगले वीडियो में पूर्ण हो जाएगा। तब तक आप इनका अध्ययन करें, जो भी परिभाषाएं, जो नियम आपको आज बताए गए हैं उनका अध्ययन करें। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।